कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो कल जो मेरा टॉपिक चल रहा था, मैं हिंदी में हिंदी पेडागोजी स्टार्ट कराया था मैंने। और कल मेरा जो टॉपिक चल रहा था, हमने ख़त्म किया था। ये क्या चल रहा था? कक्षा के बहुआयामी स्रोत। तो हम इस पर थे और ये हमारा कंप्लीट हो गया था, पूरा हो चुका था। वास्तविक पदार्थ भी करा दिया था। हम थे प्रतिमान। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत शायद समझा भी दिया था कि प्रतिमान क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आज दोबारा से समझा दूंगी। प्रतिमान का मतलब होता है बड़ी चीज़ का छोटा रूप। यानी कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, मॉडल बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है ना, या कोई बड़ी चीज़ है, कोई भी बड़ी चीज़ है, तो उसको हम कैसे बच्चों को समझाएंगे? क्लास में तो हम उस बिल्डिंग को उठा के नहीं ले आएंगे, या बिल्डिंग बता भी देंगे कि ये बिल्डिंग है, तो उसकी जो बारीकियां हैं वो हम कैसे बताएंगे? तो उसी के लिए हम छोटा मॉडल तैयार करते हैं, उसी को प्रतिमान कहते हैं। अब ये मॉडल किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही हो। ये मॉडल किसी भी क्षेत्र में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस मॉडल को शिक्षा के क्षेत्र में यूज़ करेंगे तो ये हमारे शिक्षण प्रतिमान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बाकी मैंने कल भी समझाया था और अच्छे से आपको समझा दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिमान यानी मॉडल्स। प्रतिमान वास्तविक पदार्थों अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था ना कि जो वास्तविक पदार्थ हैं या कोई भी बिल्डिंग वगैरह है, उनका छोटा रूप होता है। सेम वही होते हैं, लेकिन उनका छोटा रूप। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध ना हो अथवा इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में दिखाना ही संभव ना हो। उदाहरण के लिए हाथी, घोड़े, रेल का इंजन तथा जहाज आदि इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कक्षा में उपस्थित नहीं किया जा सकता। अतः बालकों को उक्त सभी का ज्ञान देने के लिए उनके नमूने दिखाए जाते हैं। स्मरण रहे कि नमूने बड़े हों अथवा छोटे वास्तविक पदार्थों से मिलते जुलते होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमूने वास्तविक पदार्थों से भी अच्छे होते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें ठीक प्रकार से देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि यदि नमूनों में वास्तविक पदार्थों के विविध रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करते हुए शिक्षकों को उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस दृष्टि से नमूनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनकी सहायता से बालकों को ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक सभी प्रकार के तथ्यों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। अतः बालकों को जो भी नमूने दिए जाएं वे अत्यंत आकर्षक होने चाहिए। चूँकि नमूनों में लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए ये चित्रों की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक होते हैं। इस दृष्टि से यदि शिक्षक को किसी कारण से बने बनाए नमूने ना मिल सकें तो उसे उनका निर्माण स्वयं करना चाहिए। साथ ही उनका प्रयोग करते समय बालकों को वास्तविक पदार्थों के आकार का बोध भी करा देना चाहिए। इससे उनकी वास्तविक पदार्थों के प्रति गलत धारणा नहीं बनेगी। तो इसमें यही दिया है कि शिक्षण प्रतिमान का एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। उसकी सहायता से वह छात्रों को अच्छी तरह से समझा सकता है कि यह कोई भी चीज़ है तो वो किस तरह से है और कैसे उसका आकार है, और एग्जैक्ट उसकी लंबाई, चौड़ाई के बारे में भी वो क्लियर उस छात्रों को ज्ञान दे सकता है, और उसकी छात्रों की गलतफहमियां जो भी होती हैं वो सारी दूर कर सकता है। आगे है अचल चित्र। चित्रों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब ना तो वास्तविक पदार्थ ही उपलब्ध हों और ना ही नमूने मिल सकें। दूसरे शब्दों में, जब वास्तविक पदार्थों तथा नमूनों का मिलना कठिन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चित्रों का प्रयोग किया जाता है। स्मरण रहे कि चित्रों से वास्तविक पदार्थों के स्पर्श के संबंध में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता, फिर भी इनका शिक्षण में विशेष लाभ होता है। वैसे भी चित्र प्रायः पदार्थों तथा नमूनों से सस्ते होते हैं एवं बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि जब शिक्षक ज्ञान का वितरण करते समय चित्रों की सहायता लेता है तो बालकों का ध्यान पाठ की ओर लगा रहता है। इससे शिक्षक अपने उद्देश्य को सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है
अतः शिक्षक को छोटी कक्षाओं में तो चित्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। स्मरण रहे कि यूं तो चित्रों का प्रयोग प्रायः सभी स्तरों पर करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा तथा बागवानी एवं प्रकृति निरीक्षण आदि विषयों के शिक्षण में अवश्य करना चाहिए। यदि शिक्षक को बने बनाए चित्र उपलब्ध ना हो सकें तो उसे पाठ से संबंधित बातों को स्पष्ट करने के लिए चित्रों का निर्माण स्वयं ही कर लेना चाहिए। चित्रों के चयन के संबंध में शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। चित्र इतने स्पष्ट, रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए कि प्रत्येक बालक उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के आकार तथा रंग रूप से परिचित हो जाए। चित्रों में पाठ से संबंधित मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए, अन्यथा प्रमुख बातें छिप जाएंगी और बालक भ्रम में पड़ जाएंगे। चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए जिससे कक्षा का प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से देखकर आवश्यक लाभ उठा सके। देखिए, इसमें जो ये एक प्रतिमान में से क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको जल्दी में बताया नहीं। इसमें से ये बता सकते कि प्रतिमान क्यों यूज़ किए जाते हैं और प्रतिमान होते क्या हैं, है ना। तो प्रतिमान और जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो ये शिक्षण प्रतिमान कहते हैं और प्रतिमान मॉडल होते हैं। और क्यों यूज़ किए जाते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े ही चीज़ को छोटे रूप में दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये अचल चित्र, ये इसमें यही बताया है कि चित्र जो होते हैं वो सस्ते बनते हैं और ये कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए चित्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चित्रों को देख के बच्चों की जो रुचि है वो जागृत होती है और उन्हें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। इसमें यही चीज़ बताइए। आगे ये चित्रों की विशेषता बताई है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। मानचित्र, मैप। मानचित्र का प्रयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के अध्ययन के लिए परम आवश्यक है। यूँ तो मानचित्र बने बनाए ही बाजार से मिल जाते हैं, पर अच्छा यही है कि शिक्षक मानचित्रों को स्वयं ही बनाए और उनमें केवल उन्हीं बातों को सुंदर ढंग से अंकित करे जिनकी नितांत आवश्यकता है। स्मरण रहे कि शिक्षक को मानचित्रों के ऊपर उनका नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि अवश्य लिखना चाहिए तथा उनमें रंगों का प्रयोग कल्पना, अनुभव तथा कलात्मक भाव से करना चाहिए, अन्यथा मानचित्र भद्दे, भौड़े तथा व्यर्थ हो जाएंगे। ये मानचित्र के बारे में है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, आप लोग सभी जानते हैं। आगे देखते हैं ग्राफ। ग्राफ का अपना निजी महत्व होता है। ग्राफ के प्रयोग से बालकों का भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। स्मरण रहे कि ग्राफ की सहायता से भूगोल के पाठ में जलवायु, उपज तथा जनसंख्या आदि का ज्ञान दिया जा सकता है तथा इतिहास के शिक्षण में इसका प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक विकास की प्रगति का ज्ञान देने के लिए किया जाता है। ऐसे ही गणित तथा विज्ञान का शिक्षण करते समय भी ग्राफ का प्रयोग करते हुए अनेक प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अतः शिक्षक को विभिन्न विषयों का शिक्षण करते समय आवश्यकता अनुसार ग्राफ स्वयं ही बनाने चाहिए तथा बालकों से भी बनवाने चाहिए। देखिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि बालकों को ग्राफ के द्वारा किस किस विषय में ज्ञान दिया जा सकता है। भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान। ठीक है, और इसमें किसका ज्ञान दिया जा सकता है ये आप देख लीजिएगा। और ये इसमें देखिए, इतिहास के शिक्षण में स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक विकास की प्रगति का ज्ञान देने के लिए। गणित तथा विज्ञान में समय भी ये ग्राफ यूज़ होता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिएगा आप लोग। चार्टों के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। ध्यान देने की बात है कि चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा गणित एवं विज्ञान आदि सभी विषयों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः शिक्षक को पाठ की आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए अधिक से अधिक चार्ट स्वयं ही तैयार करके उचित ढंग से प्रयोग करने चाहिए। स्मरण रहे कि चार्ट द्वारा प्रदर्शित की हुई विषय वस्तु इतनी सुंदर, सुडौल तथा मोटी होनी चाहिए कि कक्षा के प्रत्येक बालक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए और शिक्षक अपने प्रयोजन को सरलता से स्पष्ट कर सके। इसमें भी कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है, कॉमन बातें हैं।
बस ये है कि एक क्वेश्चन ये बन रहा है इसमें कि ये किस किस सब्जेक्ट में और क्यों काम आता है। ठीक है। संग्रहालय, संग्रहालय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें सभी वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। इन वस्तु की सहायता से पाठ रोचक तथा सजीव बन जाता है एवं बालक उसे सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। अतः शिक्षक को संग्रहालय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। शिक्षक द्वारा संग्रहालय में एकत्रित की हुई वस्तुओं का प्रयोग भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों को स्कूल के संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के डाक टिकट, सिक्के, पुराने अस्त्र शस्त्र तथा कीड़े मकोड़े एवं यंत्रों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बिना कुछ व्यय किए ही स्कूल के संग्रहालय में नाना प्रकार की वस्तुएं सहज में ही इकट्ठी हो जाती हैं। देखिए, संग्रहालय, म्यूज़ियम का यूज़ तो वाकई में बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और म्यूज़ियम में जो चीज़ें आप लोग मतलब जो रखी जाती हैं उन्हें देख के बच्चों को एक तो इंटरेस्ट भी आता है और उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो म्यूज़ियम तो अच्छा ही साधन है बच्चों को सिखाने के लिए। आगे देखते हैं, जादू की लालटेन। जादू की लालटेन एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। यह यंत्र शिक्षण को सजीव एवं प्रभावशाली बनाने में इतना सफल सिद्ध हुआ है कि इसकी उपयोगिता को प्रायः सभी शिक्षा शास्त्रियों ने स्वीकार किया। स्मरण रहे कि जादू की लालटेन का प्रयोग में लाने के लिए स्लाइडों की आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि बालकों को दिन में विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के पश्चात उन्हीं के संबंध में रात्रि को स्लाइडें दिखा दी जाएं तो उन्हें ज्ञान ग्रहण करने में आसानी हो जाएगी और वे उसे कभी नहीं भूलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जादू की लालटेन अमूर्त तथ्यों तथा गूढ़ विचारों को बोधगम्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जादू की लालटेन का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या हैं वो सावधानियां? स्लाइडें दिखाने से पहले शिक्षक को प्रस्तावना के रूप में विषय से संबंधित छोटी सी टिप्पणी देनी चाहिए। स्लाइडें दिखाते समय उनको स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन बने हैं, देखिए। पहला तो यही है ऊपर, जादू की लालटेन एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। ये क्वेश्चन अगर आता है कि जादू की लालटेन क्या है, तो एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। यह शिक्षण की सजीव एवं प्रभावशाली बनाने में सफल है ना। ये वाला बन गया। और दूसरा, इसमें कैसे काम किया जाता है, तो इसमें स्लाइडों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है। और तीसरा है ये, जादू की लालटेन अमूर्त तथ्यों तथा गूढ़ विचारों को बोधगम्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आगे देखते हैं, चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र पाठ को अधिक स्पष्ट तथा रोचक बनाने के लिए जादू की लालटेन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली यंत्र है। देखिए, जादू की लालटेन ये आई थिंक प्रोजेक्टर को कहते होंगे, है ना। और यंत्र है। इसका कारण यह है कि जादू की लालटेन में चित्रों को दिखाने से पहले स्लाइडें बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यह बात चित्र विस्तार यंत्र के साथ नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र में छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तक के पृष्ठों को कमरे में अंधेरा करके चित्रपट अथवा पर्दे पर बिला स्लाइडें बनाए हुए ही एक बड़ा करके दिखाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिन छोटे चित्रों को कलाकार भी विस्तृत रूप से देने में असफल हो जाता है, उनको चित्र विस्तारक यंत्र सफलतापूर्वक दीर्घ रूप दे देता है। यही कारण है कि चित्र विस्तारक यंत्र ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अमेरिका तथा इंग्लैंड आदि धनवान देशों के स्कूलों में पाठ को रोचक तथा स्पष्ट बनाने के लिए चित्र विस्तारक यंत्र का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, परंतु अधिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमारे देश के बालक इस उपकरण के लाभों से वंचित रह जाते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, ये जो है ये पुराने टाइम की बातें। अब तो सब जगह सारी ही चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग इसकी जो याद रखने योग्य बातें हैं।
इसमें भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को कमरे में अंधेरा करके, ये मतलब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। चित्र विस्तारक उपकरण का प्रयोग करने से पहले चित्रपट की व्याख्या करनी चाहिए। जिस कमरे में इस उपकरण का प्रयोग किया जाए उसमें अंधेरा होना चाहिए। दिखाए जाने वाले चित्रों का आकार चित्र विस्तार के अनुसार होना चाहिए। कक्षा का वातावरण शांत होना चाहिए। चित्र विस्तारक उपकरण का प्रयोग करते समय टिप्पणियां देते रहना चाहिए, जिससे बालक को विषय के संबंध में स्पष्ट ज्ञान हो जाए। मूक चित्र चलचित्र का पहला रूप है। इससे क्रियाएं तो पूरी दिखाई जाती हैं, परंतु ध्वनि नहीं होती। दूसरे शब्दों में मूक चित्र द्वारा विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं जैसे सफाई के साधन, विभिन्न रोगों से बचने के उपाय तथा प्राकृतिक दृश्यों एवं वर्णनों को क्रिया रूप में आसानी से स्पष्ट किया जाता है। अतः चित्र विस्तारक यंत्र तथा प्रक्षेपक यंत्रों की अपेक्षा मूक चित्रों का शिक्षण में विशेष महत्व है। वही मूक चित्र जिसमें आवाज़ नहीं होती है, पहले चलचित्र होते थे, वही मूक चित्र होते हैं। अब है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये उपचारात्मक शिक्षण। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारात्मक शिक्षण है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य अपनाया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसमें जो शिक्षक है वह छात्रों की जो छात्रों को कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं पढ़ने में, लिखने में, समझने में, और भी कठिनाइयाँ होती हैं, तो वो उन सबको समझकर उनका जो निदान करता है उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के भी अनेक रूप हो सकते हैं, यथा बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास, वैयक्तिक भेदों के आधार पर व्यक्तिगत बालक की अशुद्धियों का निवारण, उपचार गृहों अथवा भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों को उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास। उदाहरण के लिए सस्वर वाचन संबंधी पूर्वोल्लिखित कठिनाइयों को जान लेने पर उपचारात्मक शिक्षण के निम्नांकित रूप अपनाए जा सकते हैं। देखिए ये इसके क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक है उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, किस तरह से शिक्षक करता है, और क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, और दूसरा है कि क्या क्या किस तरह से शिक्षक वो कौन कौन सी उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये सारे दिए हुए हैं ना, तो क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है सर्वप्रथम शिक्षक को अपना आदर्श वाचन सभी दृष्टियों, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित स्वर, गति, यति, प्रभा, आरोह अवरोह आदि से आदर्श बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन बन रहा है कि शिक्षक को अपना आदर्श वाचन कैसे बनाना चाहिए, तो इसमें ये मैंने अंडरलाइन किया है, ये इसका आंसर है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। जिन ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियाँ होती हैं उनके शुद्ध उच्चारण की शिक्षा और अभ्यास ये भी क्वेश्चन बन रहा है। देखिए शुद्ध उच्चारण की शिक्षा है ना, प्रभा की शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण एवं उचित गति, स्वर, प्रभा की दृष्टि से बालकों को प्रशिक्षित करना और सस्वर वाचन का अभ्यास कराना। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि कैसे अभ्यास कराना चाहिए, तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं। शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और अर्थ ग्रहण की योग्यता बढ़ाना, ये सारे ऑप्शन में आ सकते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छे अवतरणों का चयन करना, वाचन में रुचि उत्पन्न करना, अधिक वाचन के लिए प्रोत्साहित करना, मौखिक रचना संबंधी विविध अभ्यास, भाषण, वाद विवाद, कविता, पाठ, अंताक्षरी प्रतियोगिता आदि। इसके अतिरिक्त सस्वर वाचन संबंधी उपचारात्मक शिक्षण में निम्नांकित बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। दोषपूर्ण सस्वर वाचन करने वाले छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल विषय सामग्री द्वारा उनका शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए, भले ही कुछ समय के लिए कक्षा स्तर से नीचे उतरना पड़े। पठन सामग्री उनके अनुकूल, सरल और रोचक होनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे पठन में उनकी रुचि बढ़े।
गति और अर्थ ग्रहण की शक्ति भी बढ़े। वाचन को सौदेश्य बनाकर ऐसे बालकों में पढ़ने के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। देखिए, जब हमें पता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आ रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हमें कुछ टाइम के लिए उनको उनके हिसाब से अपना पाठ योजना बनानी चाहिए, तो जिससे उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आए। सबसे पहले क्या है, बच्चे को जब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो वो आगे कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा। सबसे पहले हमें बच्चे की रुचि जागृत करनी है, तो हमें उसके लिए उसी की क्षमता के हिसाब से पाठ योजना तैयार करनी पड़ेगी और उन्हें इंटरेस्ट दिलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये बता रहे हैं यहाँ पे कि उन्हीं की क्षमता के हिसाब से हमें अपना स्तर अगर गिराना पड़े तो कभी कभी उस स्तर को गिराकर उन बच्चों की रुचि जागृत करनी पड़ती है और फिर उन्हीं के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। ऐसे अभ्यास दिए जाएं जिनकी उपयोगिता का छात्र भी अनुभव करते रहें। बालकों को स्वयं अपनी प्रगति जानने का भी अवसर दिया जाए। रोचक एवं उपयोगी पुस्तकों की चर्चा, घटनाओं का वर्णन, साहसिक कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिनमें कम प्रतिभा वाले बालक भी परिश्रम एवं अध्यवसाय द्वारा महान बन गए हों, सुनाई जाएं और छात्रों से पढ़वाई जाएं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बच्चे ना ये सोचते हैं कि अरे हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये हमारी पहुंच से बाहर है, तो वो करने की कोशिश भी नहीं करते। उन्हें ये लगता है अरे हम, बहुत से बच्चे होते हैं ज़्यादा होशियार नहीं होते, हर बच्चा एक सा नहीं होता है, तो कुछ बच्चे चाह के भी नहीं कर पाते और कुछ बच्चे कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम करें लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो वो बच्चे माइंड में ये फीड कर लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये काम हम नहीं कर सकते, हमारे इतने तो नंबर आ ही नहीं सकते। तो उसके लिए टीचर को मोटिवेट करना पड़ता है। वही चीज़ कि वो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों को ऐसे महापुरुषों की कहानी सुनाएं या ऐसे लोगों की कहानी सुनाएं जो बचपन में ज़्यादा होशियार नहीं है या ज़्यादा उनके नंबर नहीं आते थे या पढ़ने में ऐसे ही थे, तो ऐसी कहानी सुनाएं और बाद में उन्होंने बहुत नाम कमाया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कहानी सुनाएं जिससे उन्हें मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। ये ब्लर हो गया, पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है, एक मिनट। इस प्रकार भाषा शिक्षण के क्षेत्र में बालकों की भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शैक्षणिक निदान एवं औपचारिक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। निस्संदेह यह प्रक्रिया बालकों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और उन्हें उचित शैक्षिक प्रगति के लिए तैयार करने में उपयोगी होगी। उपचारात्मक शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां। निदान का कार्य त्रुटि के कारण का पता लगाना है। उसके निराकरण के लिए विशिष्ट विधियों एवं विधियों का चयन किया जाता है। यह शिक्षण सामान्य शिक्षण से भिन्न होता है, यह व्यक्तिगत अधिक होता है, इसीलिए शिक्षण का अनुदेशन की व्यक्तिगत विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अभ्यास के साथ प्रमुख विधियां निम्नांकित हैं। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में साखी अनुदेशन प्रमुख है। ये मैंने पहले भी आपको कराया था कि शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है, ये अभिक्रमित अनुदेशन, और ये तीन इसके पार्ट किए थे। पहला मैंने रेखीय, दूसरा शाखीय और तीसरा गणितीय बताया था। तो पहला जो था वो स्किनर ने बनाया था, दूसरा क्राउडर और तीसरा थॉमस एफ गिलबर्ट ने बनाया था। मैंने आपको पहले भी बताया है इस बारे में, तो वही ये मैं बता रही हूँ। अभिक्रमित अनुदेशन आगे आएगा आपके कोर्स में, जहाँ तक है होगा। चलिए देखते हैं आगे जो भी है। अभिक्रमित अनुदेशन में शाखीय अनुदेशन प्रमुख है। अनुवर्ग शिक्षण सामान्य शिक्षण के उपरांत व्यवस्था की जाती है। ये देखिए क्वेश्चन बनाए यहाँ पे, इसे ध्यान रखिएगा। एक तो यह निदान का कार्य त्रुटि के कारण का पता लगाना है और दूसरा ये अभिक्रमित अनुदेशन में शाखीय अनुदेशन प्रमुख है।
परिपाक शिक्षण को पर्यवेक्षित अध्ययन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना है कि परिपाक शिक्षण को क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन। क्रियात्मक अनुसंधान विधि। ये है साधारणतः हिंदी की त्रुटियों पर ध्यान कम दिया जाता है क्योंकि ये छात्रों की मातृभाषा है और यह सभी को आती है। छात्र भी हिंदी के अध्ययन पर ध्यान नहीं देते। उपचारात्मक विधियों का उपयोग विशेषकर गणित, विज्ञान तथा हिंदी भाषा के शिक्षण में ही किया जाता है। अनुवर्ग शिक्षण की व्यवस्था गणित तथा विज्ञान विषयों के लिए की जाती है, जबकि भाषा की त्रुटि अधिक गंभीर होती है। छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का ही प्रयोग करना होता है। शुद्ध भाषा के ज्ञान एवं कौशल से ही शुद्ध संप्रेषण किया जाता है। शब्दों का प्रयोग समुचित न करने पर उसके अर्थ के बजाय अनर्थ हो जाता है। अन्य राष्ट्रों के छात्र तथा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले छात्र हिंदी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान देते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे हिंदी की अशुद्धियों पर ध्यान कम देते हैं। हिंदी भाषा की त्रुटियों एवं अशुद्धियों के सुधार से हिंदी भाषा की गरिमा रखी जा सकती है और शुद्ध संप्रेषण किया जा सकता है। ये वही चीज़ है कि हिंदी भाषा जो हिंदी जिनकी भाषा है वह उसकी जो गलतियाँ होती हैं जो उन पे कम ध्यान देते हैं क्योंकि वो तो उनकी भाषा है, तो उन्हें ये लगता है कि हम तो कुछ भी बोल लेंगे, वही चीज़ है। लेकिन जब ये एक संप्रेषण यानी बातचीत का एक बहुत शुद्ध साधन है और इसके द्वारा संप्रेषण आसानी से किया जा सकता है, जो पढ़े लिखे हों वह भी और जो नहीं पढ़े लिखे हों वह भी। तो वही मैं चीज़ बता रही हूँ कि ये जो है ये हमारा उपचारात्मक शिक्षण था। तो ये आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमारा सेकंड टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा वो अभी हम देख लेंगे। आगे हमारा टॉपिक क्या है सेकंड, इसमें पेडागोजी में वो हम देखेंगे। आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। देखिए, ये जो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने बोला था? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये मतलब उनके हिसाब से द्विमुखी क्यों है, इसमें क्या ज़रूरी है, इनके हिसाब से ये एडम्स ने बोला था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें छात्र एडम्स का मानना था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है क्योंकि उसमें छात्र होता है और एक शिक्षक होता है। तो बस उसमें और किसी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए बस ना तो छात्र के बिना शिक्षा ग्रहण की जा सकती है और ना ही शिक्षक के बिना शिक्षा दी जा सकती है। तो उनके हिसाब से शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी। लेकिन जब जॉन डीवी ने देखा कि ये द्विमुखी प्रक्रिया है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, द्विमुखी तो नहीं हो सकती है ये प्रक्रिया। तो इसमें ठीक है, छात्र है, शिक्षक है, लेकिन वो पढ़ाएगा क्या? उसे पढ़ाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तब उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि पढ़ाने के लिए सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कभी कभी बन के आ जाता है कि सबसे पहले एडम्स ने कहा था शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, लेकिन उनका खंडन करते हुए जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, शिक्षा द्विमुखी नहीं त्रिमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें छात्र, शिक्षक और उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना वो क्या पढ़ाएगा शिक्षक। और देखिए, एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन इनमें से बनता है, मैं थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ, फिर मैं इनके बारे में बाद में बताऊँगी। कि देखिए, जो हमारे ये आयोग हैं, हंटर आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियार आयोग है, कोठारी आयोग है, ये 4 जो आयोग हैं इनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। वैसे मैं आगे पढ़ाऊँगी इसे। तो हंटर आयोग जो था, इसने प्रौढ़ शिक्षा को महत्व दिया, प्रौढ़ शिक्षा पे बल दिया इसने। तो ये था 1882 में हंटर आयोग आया था और इसने प्रौढ़ शिक्षा पे बल दिया। दूसरा था 1948 में राधा कृष्णन आयोग।
1948 में राधा कृष्णन आयोग था, इसने उच्च शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, और ये कब आया था राधा कृष्णन आयोग? स्वतंत्र भारत में आया था ये, और हंटर आयोग स्वतंत्रता से पहले। और ये राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत में आया था और इसने उच्च शिक्षा पर बल दिया 1948 में। उसके बाद आया 1953 में मुदालियार आयोग। मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, उसके बाद आया 1964 से 66 तक कोठारी आयोग, तो इसने निम्न शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, ये निम्न शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। ये था कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग के नाम से इसे जानते हैं। तो पहला हमारा हंटर आयोग था 1882, इसने प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया, शिक्षा पर। फिर 1948 राधा कृष्णन आयोग, इसने उच्च शिक्षा पर बल दिया और ये स्वतंत्र भारत में आया। उसके बाद 1953 में मुदालियार आयोग, इसने माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया। और ये फोर्थ वाला है 1964 और 66, इसमें ये कोठारी आयोग, इसने निम्न शिक्षा पर बल दिया। तो ये हमारे 4 आयोग हैं, इन्हें अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी मैंने इसीलिए शॉर्ट में बता दिए, फिर मैं और इसे एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई होप। अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये समझ नहीं आया है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, सजेशन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली उसके बारे में ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे या मैं वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।